दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 16 जनवरी से हम लुसेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, जिसमें कि पहला चैप्टर हम पढ़ा भी दिए हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जब जाएंगे आप तो आपको लुसेंट 108 टॉपिक करके एक प्ले लिस्ट मिलेगा आपको, वहां पर जाके आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। ओके, ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि वैदिक सभ्यता एवं महाजनपद के बारे में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सब टॉपिक आपको देखने को मिलेगा 108 टॉपिक में, जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इसी से, यही टॉपिक से आते ही हैं। ओके, तो वो सिलेक्टेड टॉपिक हम कवर किए हैं, सिलेक्टेड टॉपिक को ही हम कराएंगे। ओके, उसके अलावा फालतू टॉपिक नहीं कराएंगे। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जिस टॉपिक से, वही टॉपिक कराएंगे। ओके, तो आप लोग जो है कंटिन्यूटी बना के रखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, ये लेक्चर नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता था, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए, आर्य जो है ये सांस्कृतिक भाषा का शब्द है। आर्य क्या है? तो सांस्कृतिक भाषा का ये शब्द है। ओके, आगे आगे देखते हैं। आर्य, आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अर्थ का क्या अर्थ होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, आगे आगे देखते हैं। आर्य को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के संस्थापक माना जाता है। आर्य को जो है भारतीय, क्या बोले, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संस्थापक माना जाता है। किसको? आर्य को। और आर्य किस भाषा का शब्द है? तो आर्य जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। और आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, आगे आगे देखते हैं। आर्यों की पहचान, आर्यों की जो पहचान हुई है यह हुई है नार्डिक प्रजाति से। आर्य की पहचान किससे हुई है? नार्डिक प्रजाति से हुई है। ओके, आगे देखते हैं। नार्डिक प्रजाति के रूप में जो है आर्य की पहचान की गई है, याद रखिएगा। आगे आगे देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन था, वैदिक सभ्यता कैसे आया, आर्य द्वारा, आर्य का शब्द क्या होता है, आर्य किस भाषा का शब्द है, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को जो है 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। क्या बोले? एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। दोनों का टाइम पीरियड जानेंगे। वैदिक काल की बात बोलेंगे तो इसका टाइम पीरियड जो है 1500 BC से लेके 600 BC तक रहा। 1500 BC से 600 BC तक जो है वैदिक सभ्यता का काल था। ओके, और वैदिक सभ्यता को 2 कालखंडों में जो बांटा गया था, एक था ऋग वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। ओके, तो ऋग वैदिक का काल बोलेगा तो 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक का काल बोलेगा तो 1000 से 600 BC, और सिर्फ वैदिक सभ्यता का काल बोलेगा तो 1500 से 600 BC, क्योंकि वैदिक सभ्यता को ही 2 भागों में बांटा गया था। तो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 BC। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए, आगे दूसरा नंबर जो हेडिंग है ये है आर्यों का मूल स्थान माना। ठीक है, देखिए, कहने का अर्थ ये हो गया कि आर्य द्वारा ही जो वैदिक सभ्यता का मतलब स्थापना किया गया था। ठीक है, तो समझते हैं। आर्य, देखिए, आर्य जो आए थे, तो आर्य जो आए थे ना भारत में, जैसे आर्य जो आए थे तो बहुत सारे वैज्ञानिक भी थे जिसमें कि तरह तरह का मत दिया कि आर्य यहाँ से आए थे, न आर्य वहाँ से आए थे। ओके, तो वही चीज हम देखने वाले हैं। तो क्या बोला गया? आर्यों का मूल स्थान। तरह तरह के लोग जो है तरह तरह स्थान बताया कि आर्य यहाँ से आए तो आर्य यहाँ से आए। तो उसमें एक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का कहना क्या था कि आर्य जो है ये आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। आर्य कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ओके, एक और आया जिसका नाम था विलियम जोन्स। ये क्या बोले कि नहीं, आर्य उत्तरी ध्रुव से नहीं आए, बल्कि आर्य जो है ये यूरोप से आए हैं। आर्य कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। तरह तरह अपना मत दिया, जो जो आते गया वो अपना अपना मत देते रहा। ठीक है, उसके बाद एक आया मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार बोला गया कि आर्य जो है आर्य यूरोप से नहीं बल्कि मध्य एशिया से आए। ओके, क्या बोले? बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। विलियम जोन्स का कहना था कि आर्य यूरोप से आए हैं। और मैक्स मूलर का कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। ओके, और दयानंद सरस्वती जो थे, ठीक है, जिसे भारत के मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ओके, दयानंद सरस्वती जो थे, इसके द्वारा क्या बोला गया कि नहीं, आर्य जो है ये तिब्बत से आए हैं। आर्य कहाँ से आए हैं? ये तिब्बत से आए हैं। ओके, तो तरह तरह के लोग आए, तरह तरह का अपना विचार रखा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक क्या बोले? आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। विलियम जोन्स क्या बोले? आर्य यूरोप से आए। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, तीसरा नंबर हेडिंग देखते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से। वैदिक सभ्यता जो था, वैदिक सभ्यता जो था, ये
पुरुष प्रधान था। वैदिक सभ्यता पुरुष प्रधान था, पुरुष को प्राथमिकता दिया गया था, पुरुष प्रधान था, पुरुष जो बोलेगा वही होगा। ओके, तो वैदिक सभ्यता पुरुष प्रधान था। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है वैदिक सभ्यता में घोड़ा पशु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, घोड़ा में पशु मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, वैदिक सभ्यता में जो है घोड़ा को ज्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण पशु बताया गया है। ओके, तो वैदिक सभ्यता में जब बोलेगा कि प्रिय पशु कौन थे, तो वो थे घोड़ा। ओके, याद रखिएगा। तो वही बोला गया वैदिक सभ्यता में पशु में जो है घोड़ा का प्रयोग ज्यादा किया गया है, पशु में घोड़ा का प्रयोग ज्यादा किया गया। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता में घोड़ा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है, बहुत ज्यादा प्रिय पशु माना गया है। किसको? तो घोड़ा को। ओके, आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता के लोग, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो युद्ध प्रिय थे। युद्ध को मतलब युद्ध को कहने का अर्थ ये हो गया कि वैदिक सभ्यता के लोग जो है युद्ध करना जानते थे, उसको युद्ध में रुचि था। ओके, याद रखिएगा। तो वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे? तो युद्ध प्रिय थे, युद्ध उसको पसंद था, युद्ध करना पसंद था उसको। आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। ओके, और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये नगरीय था। सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता था, और जबकि वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता था। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ जो था व्यवस्था, यहाँ वर्ण व्यवस्था था। वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था था। कैसे? तो समझते हैं ध्यान से। वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था था। समाज के गुण मतलब गुण धर्म के अनुसार ये बांटा गया था, जाति धर्म। ओके, तो वर्ण व्यवस्था यहाँ था। अगर आप पूजा करने जाते हैं, अगर आप पूजा करने जानते हैं, पूजा करते हैं, तो आपका काम क्या है? अब अगर आप पूजा करते हैं तो आप कौन है? आप ब्राह्मण हैं। ओके, अगर आप सेवा करते हैं तो आप कौन है? शूद्र हैं। तो ये गुण के आधार पे बांटा गया था। ठीक है, तो यहाँ वर्ण व्यवस्था था। ओके, समाज को गुण के आधार पे बांटा गया था, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता था, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए समाज जो था यहाँ पितृ प्रधान था। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक था और यहाँ पितृ प्रधान था। ओके, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में माता को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, जब पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता में माता के नाम पे, जैसे कि आपसे पूछेगा कि किसका बेटा हैं आप, तो आप पापा का नाम नहीं बोलते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, बल्कि पापा का नाम नहीं, माता का नाम बोल के जो बताया जाता था कि मेरी माता का नाम ये है। ठीक है, हम इसका बेटा है। ठीक है, लेकिन वैदिक सभ्यता में पापा के नाम से आपको जानते हैं। ओके, इस तरह से होता था। देखते हैं कृषि योग भूमि। कृषि योग भूमि को क्या बोला गया है? उर्वरा कहा गया है। क्या कहा गया है? उर्वरा कहा गया है। ठीक है, तो उर्वरा का नाम दिया जाता था। आगे देखते हैं समाज कैसा था? तो समाज वर्ण व्यवस्था पर बटा हुआ था। समाज वर्ण व्यवस्था पे बटा हुआ था, जो हम आपको बोले गुण के आधार पे बांटा गया था। जैसे कि ब्राह्मण का काम क्या होता है? पूजा करना। ठीक है, तो उसको अलग कैटेगरी में दे दिया। ठीक है, दूसरा आ गया क्षत्रिय। क्या आ गया? क्षत्रिय का काम क्या होता था? युद्ध करना, तो उसको अलग कैटेगरी में दे दिया। ठीक है, फिर तीसरा आता था वैश्य का काम क्या होता था? व्यापार करना, तो उसको अलग क्षेत्र में दे दिया। ओके, ये सब जाति होता था। ये सब अभी जैसे कि बहुत सारा कास्ट है ना, तो उस समय चारे वो कास्ट होता था। एक था ब्राह्मण, एक था वैश्य, एक था शूद्र, इस तरह से बांटा गया था। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था था। तो ब्राह्मण का काम क्या होता था? पूजा करना। क्षत्रिय का काम क्या होता था? क्षत्रिय काम होता था लड़ाई करना। ओके, और तीसरा था वैश्य का काम क्या होता था? व्यापार करना। और चौथा क्या होता था? क्षुद्र का काम क्या होता था? सेवा करना। ओके, ये वैदिक काल के अनुसार, ये वन व्यवस्था के अनुसार ये बांटा गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ओके, वैदिक काल के अनुसार ये बोला गया, वैदिक काल के अनुसार कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ओके, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, और ब्रह्मा के जांघों से वैश्य का जन्म हुआ है, और ब्रह्मा के पैरों से, चरणों से किसका जन्म हुआ है? तो वो शूद्र का जन्म हुआ है। ये वैदिक काल के अनुसार ये बात बोला गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं, अब यहाँ नोट लिखा हुआ है, यहाँ समझिएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? तो समाज की सबसे छोटी इकाई जो है ये परिवार या कुल को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल को कहा जाता था। ओके, आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल
के स्रोत की जानकारी, ऋग्वैदिक काल के स्रोत की जो जानकारी मिलती है ये किससे मिलती है? तो ये मिलती है वेद से। किससे मिलती है? वेद से मिलती है। तो अब वेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो वेद को ना 4 भागों में बांटा गया था। मतलब वेद कितने होते थे? 4 गो होते थे। वेद 4 गो वेद होता था। कौन कौन वेद होता था? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 4 गो वेद कौन कौन हो गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वैद त्रिवेद बोला गया है। क्या बोला गया है? वैद त्रिवेद बोला गया है। ठीक है, तीनों वेद मिलकर वैद त्रि कहलाता था उस समय। ओके, आगे अथर्ववेद, ये जो था अथर्ववेद, ये सबसे नया वेद था, ये बाद में जोड़ा गया था। ओके, याद रखिएगा। ओके, अब इसे एक करके समझते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज के बारे में बोला गया है। समझते हैं। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ओके, और ऋचाएं कितनी है? तो 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। ओके, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऋग्वेद में मंडल 10 मंडल हैं, ऋचाएं 10,462 ऋचाएं हैं, सूक्त कितनी है? तो 1028 सूक्त हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? तो दशराग युद्ध का वर्णन है। ओके, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दशराग युद्ध का जो वर्णन है ये किस ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो क्या बोलेंगे? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ओके, अब देखिए दशराग युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था? तो दशराग युद्ध हुआ था 10 जन। ठीक है, दशराग युद्ध किसके बीच हुआ था? 10 जन और राजा सुदास के बीच हुआ था। क्या हुआ था? 10 जन और राजा सुदास के बीच हुआ था। ओके, याद रखिएगा। ओके, किसके बीच हुआ था? 10 जन और राजा सुदास के बीच हुआ था दशराग का युद्ध। ओके, जिसमें कि सुदास जो है ये जीत जाते हैं। सुदास क्या होते हैं? दशराग के युद्ध में ये जीत जाते हैं और 10 जन क्या होते हैं? ये हार जाते हैं। याद रखिएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, एक लड़का बोल रहा था कि सर पेड कोर्स क्यों चला रहे हैं, फ्री कर दीजिए। तो हम उस लड़का को बोलना चाहते हैं कि भाई पेड कोर्स हम ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स में मतलब कोई अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, पेड कोर्स में भी यही सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन पेड कोर्स 51 रुपये अगर आप पे करते हैं, ठीक है 51 रुपये अगर आप पे करते हैं तो लुसेंट सीरीज जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। या अब वहाँ जो है ना 51 रुपये लेते हैं अगर आपसे हम, ठीक है, जबकि 51 रुपये हम आपको PDF भी देते हैं। तो 51 रुपये जब लेते हैं आपसे हम, तो वहाँ पर जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है वहाँ कंप्लीट याद करवा दिया जाता है। क्योंकि 51 रुपये हम किसके लिए ले रहे हैं पता है? क्विज के लिए। मीट ऐप पे आपको हम क्विज भी खिलाते हैं। ठीक है, और स्पेशल गाइडलाइन मिलेगा। ओके, और वो जो भाई बोल रहे थे कि फ्री कर दीजिए कोर्स, ठीक है, तो भाई ये यूट्यूब पे क्लास तो फ्री हो ही रहा है ना, फ्री ही चल रहा है ना। 108 टॉपिक जो कराएंगे तो आपको क्या लग रहा है आपको लोग को छोड़ देंगे हम? ठीक है, ये तो लेके आ ही रहे हैं हम। यूट्यूब पे तो रोज क्लास चलेगा 108 टॉपिक का। ओके, ये हम नहीं छोड़ेंगे भाई, इसीलिए आप लोग जो है कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ये हम 108 टॉपिक कन्फर्म रूप से कि हम कराएंगे, यूट्यूब पे ही कराएंगे, ये फ्री रहेगा। ओके, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ लिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल में है दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। अब देखिए दशराग युद्ध हुआ किसके बीच था? तो आपको बता ही दिए, राजा सुदास और 10 जन के बीच हुआ था, जिसमें कि राजा सुदास जीत गए थे, 10 जन हार गए थे। ओके, और दशराग युद्ध का जो है किस नदी के किनारे हुआ था दशराग युद्ध? तो रावी नदी के किनारे हुआ था दशराग का युद्ध। ठीक है, रावी नदी के किनारे दशराग का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो पुरुषनी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो पुरुषनी है, याद रखिएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी है। ओके, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वेलोसिटी क्लासेस जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए ऐसे कंटेंट लाते रहे। ओके, आगे। तो रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी है, याद रखिएगा। अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, यजुर्वेद को जो है गद एवं पद वाला वेद बोला जाता है। यजुर्वेद को गद एवं पद वाला वेद बोला जाता है, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए यजुर्वेद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो है थोड़ा सा एक टॉपिक छूट गया था, एक
तो याद रखिएगा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, याद रखिएगा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि तीसरे मंडल में है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद को गद्य एवं पद वाला वेद भी बोला गया है, यजुर्वेद को गद्य एवं पद वाला भी वेद बोला गया है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं सामवेद में संगीत की जानकारी मिलती है। संगीत वाला अगर वेद बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? सामवेद। संगीत वाला वेद सामवेद। ओके, आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये सबसे नया वेद है, अथर्ववेद सबसे नया वेद है। ओके, इसमें जो है जादू टोना वशीकरण कहते हैं ना, आमू मौन जाली का आमू तो आके छोड़बोना, ठीक है, सारा जो भी चीज होता है वशीकरण, आपको खड़े खड़े वशीकरण कर देगा, मोहित कर देगा, सारा जो जादू टोना होता है सारा अथर्ववेद के अंतर्गत ही होता है। ओके, अथर्ववेद के अंतर्गत ही, तो जादू टोना वशीकरण जो है अथर्ववेद के अंतर्गत ही होता है, इसको नया वेद बोला गया है। ओके, आगे तो अब हम क्या जानने वाले हैं? तो वेद जो है 4 गो वेद था, चारों वेद हम देख लिए। अब हम जानेंगे 5 नंबर हेडिंग में ऋग्वेद काल में मनोरंजन के साधन। ऋग्वेदिक काल में जो मनोरंजन के साधन थे वो देख लेते हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए ऋग्वेदिक काल में मनोरंजन के साधन के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो संगीत सुनते थे, ठीक है, रथ का दौड़ किया जाता था, ठीक है, मनोरंजन का ये सब साधन था। संगीत सुनना उसको पसंद था, रथ का दौड़ कराना उसको पसंद था। ओके, आगे अब देखिए ऋग्वेदिक काल में प्रिय देवता बोल दिया। प्रिय देवता कौन थे? तो प्रिय देवता जो थे वो इंद्र को माना गया है। प्रिय देवता इंद्र को माना गया है, याद रखिएगा, प्रिय देवता इंद्र को बोला गया है। ओके, ऋग्वेद में इंद्र का नाम कितना बार लिया गया है? तो 250 बार वर्णन है। आगे है 6 नंबर हेडिंग, ऋग्वेद काल की प्रमुख नदी का उल्लेख देखते हैं, ठीक है, समझते हैं ध्यान से। बोलेगा आपसे कि सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थे? तो क्या बोलेंगे? सरस्वती। आज के समय में उसे घग्गर बोला गया है। ओके, आज के समय में इसे घग्गर बोलते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में जो नदी थे पवित्र नदी, तो वो सरस्वती थे। कौन थे? सरस्वती। ओके, याद रखिएगा। गंगा का उल्लेख जो है एक बार किया गया है ऋग्वेदिक काल में, गंगा का उल्लेख जो है एक बार किया गया है ऋग्वेदिक काल में। ओके, आगे यमुना नदी का उल्लेख जो है ये 3 बार किया गया है। यमुना नदी का उल्लेख जो है कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। ओके, सिंधु नदी का उल्लेख जो है ये कई बार किया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख कई बार किया गया है। ओके, तो ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेदिक काल में एक बार किसका उल्लेख किया गया है? तो गंगा का उल्लेख किया गया है। यमुना के कितना बार उल्लेख किया गया है? तो 3 बार उल्लेख किया गया है। और सिंधु का कितना बार उल्लेख है? तो कई बार किया गया है। सबसे ज्यादा जो है सिंधु का ही उल्लेख किया गया है ऋग्वेदिक काल में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में देख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक संस्था देखते हैं। ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक संस्था के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, समझते हैं ध्यान से। देखिए ऋग्वेदिक काल की राजनीति जो संस्था थी ये 4 गो संस्था थी। कितनी संस्था थी? 4 संस्था थी। ओके, कौन कौन संस्था थी समझते हैं। पहला था सभा। सभा में कौन इन्वॉल्व होते थे? तो श्रेष्ठ लोग के लिए जो है ये सभा हुआ करता था। ऋग्वेदिक काल में श्रेष्ठ लोग के लिए सभा हुआ करता था, जो कि ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक जो संस्था थी ये 4 गो हुआ करते थे संस्था। ओके, जिसमें सभा जो हुआ करते थे ये श्रेष्ठ लोगों के लिए हुआ करते थे। दूसरा थे समिति जो है ये आम लोगों के लिए हुआ करते थे। समिति जो है ये आम लोगों के लिए हुआ करते थे। ओके, आगे तीसरा थे विदत। तीसरा क्या थे? विदत जो थे ये सबसे प्राचीन संस्था था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था कौन थे? तो क्या बोलेंगे? विदत। ओके, आगे देखते हैं गण जो हुआ करते थे इसमें वरिष्ठ लोग भाग लिया करते थे। वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग। ओके, याद रखिएगा, वरिष्ठ लोग जो है ये भाग लिया करते थे। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो संस्था ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक संस्था कितने थे? 4 थे। कौन कौन? सभा, समिति, विदत, गण। सभा में कौन भाग लेते थे? श्रेष्ठ लोग के लिए सभा हुआ करता था। समिति किसके लिए था? तो आम लोगों के लिए समिति हुआ करता था। विदत किसके लिए था? तो यह सबसे प्राचीन संस्था था। विदत सबसे प्राचीन संस्था था, याद रखिएगा। गण किसके लिए था? तो वरिष्ठ लोगों के लिए ये गण था। वरिष्ठ लोगों के लिए ये गण था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं वाले हैं। तो आगे जानने वाले हैं प्रमुख नदी एवं आधुनिक एवं प्राचीन नदी के बारे में, ठीक है। जैसे कि ऋग्वेदिक काल में जो है जो नदी हुआ करते थे प्राचीन, ऋग्वेदिक काल तो प्राचीन हो गया, तो ऋग्वेदिक काल में कौन सी नदी को क्या नाम दिया गया था और अभी किस नदी का क्या नाम है वो जानेंगे, ठीक है, समझते हैं ध्यान से। जैसे कि पुरुषनी किसका प्राचीन नाम था?
तो यह रावी का प्राचीन नाम था। किसका नाम था? रावी का प्राचीन नाम था। किसका नाम था? रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी था। ओके। शतुद्री, शतुद्री किसका नाम था? तो शतुद्री सतलत का नाम था। ठीक है, सतलत का प्राचीन नाम शतुद्री, रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। चिनाव का प्राचीन नाम अस्कनी, चिनाव का प्राचीन नाम अस्कनी। झेलम का प्राचीन नाम विदास्ता, झेलम का प्राचीन नाम विदास्ता। गोमल का प्राचीन नाम गोमती, गोमल का प्राचीन नाम गोमती। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा। गंडक का प्राचीन नाम सदानेरा, गंडक का प्राचीन नाम सदानेरा, गंडक का प्राचीन नाम सदानेरा। घग्गर का प्राचीन नाम दृष्टवती, दृष्टवती किसका नाम था? तो घग्गर का प्राचीन नाम था। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, गंडक का नाम है। ओके। गोमती, गोमती, गोमल का प्राचीन नाम गोमती। झेलम का प्राचीन नाम विदास्ता। चिनाव का प्राचीन नाम अस्कनी, चिनाव का प्राचीन नाम अस्कनी। ओके। रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या जानने वाले हैं? ऋग्वैदिक काल के 8 प्रकार के विवाह। ओके, ऋग्वैदिक काल में जो है 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। ओके, कौन कौन विवाह हुआ करते थे वो जानते हैं। ओके, जैसे कि गंधर्व विवाह। क्या हुआ करता था? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है ये प्रेम विवाह को बोला जाता था। गंधर्व विवाह क्या बोला जाता था? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह बोला जाता था। ओके। ब्राह्मण विवाह, ब्राह्मण विवाह किसे बोला जाता था? ब्राह्मण विवाह, तो ब्राह्मण विवाह जो है ये समान वर्ण में विवाह जो होता था ये ब्राह्मण विवाह होता था। समान वर्ण में ब्राह्मण विवाह किया जाता था। ओके, समान वर्ण। अभी भी तो ब्राह्मण विवाह ही तो हो रहा है समाज में। एक कास्ट का लोग है, एक कास्ट का लड़का है, तो वो कौन विवाह हो गया? ब्राह्मण विवाह हुआ। ओके, आगे आर्य विवाह जानते हैं। आर्य विवाह क्या किसे बोला जाता था? कि लड़के के पापा को एक जोड़ी बैल गिफ्ट करते थे। देखिए, लड़का जो है लड़की के पापा को एक जोड़ी बैल गिफ्ट किया जाता था। किस विवाह में? तो आर्य विवाह में। किस विवाह में? आर्य विवाह में। ओके, आगे पिचास विवाह। पिचास विवाह किसे बोला जाता था? धोखे दे के शादी करने वाले को पिचास विवाह बोला जाता था। धोखे दे के अगर कोई शादी कर रहा है, झूठ बोल के, धोखा दे के, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अभी भी समाज में ऐसा होता है कि मेरा 1 कट्ठा खेत नहीं 10 कट्ठा खेत है। ठीक है, दूसरे का खेत दिखा देता है, बोलता है कि नहीं ये मेरा ही तो खेत है। ये सब कौन सा विवाह हुआ? तो ये सब कौन विवाह हुआ? तो ये हुआ पिचास विवाह। धोखे दे के शादी कर लेना। ओके, बरगला के शादी कर देना। बतिया रहे हैं हम ये हैं, हम वो हैं, और शादी के मंडप पे ले आए, पता चला कि नहीं भाई ये तो लड़का कुछ और ही कर रहा है, लेकिन उस समय तो मंडप से भाग नहीं सकता है। तो ये सब धोखे दे के शादी होना हुआ, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पिचास विवाह। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, कहते हैं ना, खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद एक बार और ट्राई करो, हारने के बाद एक बार और ट्राई करो। मंजिल आपकी कदम चूमेगी, मंजिल आपकी कदम चूमेगी। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। ओके, तो इसीलिए जो है आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या जानेंगे? तो ऋग्वेद काल में प्रमुख पेय पदार्थ, ऋग्वेदिक काल में प्रमुख पेय पदार्थ जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे सोमरस। प्रमुख पेय पदार्थ कौन हुआ करते थे? सोमरस। ओके, प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस को बोला जाता था। सोमरस। ओके, सोमरस का उल्लेख किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। सोमरस का उल्लेख जो है ये 9वें मंडल में है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह किसे बोलते थे? तो जैसे कि उच्च कास्ट का लड़का है, ठीक है, अनुलोम विवाह किसे बोलेंगे? उच्च कास्ट का अगर लड़का है, उच्च कास्ट का लड़का है और निम्न कास्ट की अगर लड़की है, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि अनुलोम विवाह किसे बोलेंगे? लड़का उच्च जाति का है और लड़की निम्न जाति का है, तो इस विवाह को क्या बोला जाता था? अनुलोम विवाह। जो लड़का अगर उच्च जाति का है और लड़की अगर निम्न जाति का है तो उसे कौन विवाह बोलेंगे? अनुलोम विवाह बोलेंगे। आगे देखते हैं प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह किसे बोलेंगे? तो लड़का निम्न जाति का है, ओके, और लड़की उच्च जाति का है। तो कहने का अर्थ ये होगा कि लड़का अगर निम्न जाति का है और लड़की उच्च जाति का है तो इसे कौन सा विवाह बोलेंगे? प्रतिलोम विवाह। क्या बोलेंगे? प्रतिलोम विवाह। और लड़का अगर उच्च जाति का है और लड़की अगर निम्न जाति का है तो इसे क्या बोलेंगे? अनुलोम विवाह। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नोट में देखिए क्या लिखा गया। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या बोला जाता था? अमाजू। जीवन भर अविवाहित रहने वाली, मतलब कि कोई लड़के का शादी नहीं हो रहा, जीवन भर मुझे कुमारी ही रहना है। ओके, कुमारी ही रहना चाहती है वो क्या हो गया हो, उसे क्या बोल सकते हैं? अमाजू। तो ऋग्वैदिक काल में जो है जीवन भर अविवाहित रहने वाली अमाजू, ओके, अमाजू बोला जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू बोला जाता था।
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आश्रम व्यवस्था के 4 जीवन चरण। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि जीवन काल में, मतलब कि ऋग्वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था था उस समय, ठीक है, तो जीवन चरण जीने के 4 व्यवस्था था। कहने का अर्थ ये हो गया, कोई अगर आश्रम में आप ज्वाइन कर रहे हैं, ओके, तो उसमें ये सब चीज सिखाया जाता था ऋग्वैदिक काल में कि ब्रह्मचर्य बन के रहना चाहिए। और ब्रह्मचर्य जीवन का जो है आयु कितनी होनी चाहिए, तो 0 से 25 वर्ष, 0 से 25 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आपको ब्रह्मचर्य की जिंदगी जीना चाहिए। ओके, फिर बोला जाता था गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ में क्या बोला जाता था कि आपकी जो गृहस्थ जीवन होनी चाहिए 25 से 50 होते होते जो है अब गृहस्थ जीवन में घुस जाइए, शादी ब्याह कर लीजिए। ओके, वानप्रस्थ जीवन किसे बोला जाता था, इसमें आयु जो रखा गया है ये 50 से 75 के बीच की आयु को वानप्रस्थ बोला जाता था, वानप्रस्थ जीवन। ओके, अब देखते हैं सन्यासी जीवन किसे बोला जाता था, इसमें जो आयु रखा गया है 75 से 100 तक अगर आयु है आपकी, वर्ष है, ठीक है, तो आपको कौन सा जीवन जीना चाहिए, सन्यासी जीवन देना चाहिए। कौन सा जीवन जीना चाहिए, सन्यासी जीवन जीना चाहिए। ओके, तो फिर से बोल देते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन के लिए जो है आश्रम व्यवस्था में जो उस वक्त हुआ करता था, तो ब्रह्मचर्य जीवन के लिए 4 चरण था। जीवन जीने के लिए जो है 4 चरण था ब्रह्मचर्य जीवन के लिए। तो 0 से 25 वर्ष अगर ठीक है, और गृहस्थ जीवन के लिए जो है 25 से 50 वर्ष होना चाहिए। तो आप गृहस्थी और बसा लीजिए। वानप्रस्थ किसे बोला जाता था, तो वानप्रस्थ के लिए जो है 50 से 75 वर्ष आयु आपकी अगर है तो आपको वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहिए, मतलब कि धर्म कर्म के हिसाब से आपको जीवन को जीना चाहिए। सन्यासी किसे बोलता था, तो 75 से 100 वर्ष अगर आपका आयु है तो आपको जो है सन्यासी जीवन बिताना चाहिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये हम क्या देखें, वैदिक काल के बारे में जाने। ओके, अब हम क्या जानेंगे, तो अब हम जानेंगे महाजनपद के बारे में। अगला टॉपिक क्या है, महाजनपद है, तो इसे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, देखिए महाजनपद बना कैसे, पहले वो समझिए। जैसे गाँव से डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट होता है, स्टेट से स्टेट देश होता है। ओके, तो वैसे यहाँ हुआ करता था। तो कबीला, पहले कबीला था, फिर जन हुआ, फिर जनपद हुआ, फिर महाजनपद हुआ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं ध्यान से। महाजनपद की जो जानकारी मिलती है ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपद की जो जानकारी मिली है, ओके, तो ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिला है। ओके, और जैन ग्रंथ में बोलेंगे तो भगवती सूत्र से मिला है। ठीक है, जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद की जानकारी जो मिला है जैन ग्रंथ में, ये भगवती सूत्र से मिला है। ओके, और बौद्ध ग्रंथ में जो जानकारी मिला है 16 महाजनपद की, ये अंगुत्तर निकाय से मिला है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल महाजनपद मुझे कितना पढ़ना है, तो 16 को महाजनपद पढ़ना है। समझते हैं ध्यान से। तो इसमें आपको पहला जानेंगे अंग। ठीक है, क्या जानेंगे, अंग की अगर राजधानी बोल दिया, अंग किसकी राजधानी है, अंग की राजधानी क्या थी, तो चंपा। अंग की राजधानी चंपा। 16 महाजनपद थे तो यही सब थे, अंग थे, मगध थे, बज्जी थे। ओके, तो अंग की राजधानी चंपा। अब चंपा है कहाँ पे, तो बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में। बिहार के कहाँ पे, तो भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में है। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि महाजनपद 16 महाजनपद का जो उदय हुआ था इसे बोला गया है द्वितीय नगरीय क्रांति। ठीक है, 16 महाजनपद का जो उदय हुआ ना, इसे द्वितीय नगरीय क्रांति भी बोला गया है, याद रखिएगा। यहाँ उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख खोजा गया था तो ये लोहा प्रमुख था। ठीक है, तो लोहा जब खोजा गया था, ठीक है, लोहा जब खोजा गया था तो लोहा यार जब खोजा गया तो इसी को ना क्या बोला गया, तो इसी को जो है मतलब कि द्वितीय नगरीय क्रांति कहते थे। क्या बोलते थे, द्वितीय नगरीय क्रांति कहते थे। लोहार का खोज हुआ तो द्वितीय नगरीय क्रांति कौन हो गया, तो वही हो गया महाजनपद। ठीक है, महाजनपद द्वितीय नगरीय क्रांति। महाजनपद का उदय द्वितीय नगरीय क्रांति कहलाता है। प्रथम नगरीय क्रांति अगर बोल दिया आपसे तो सैंधव सभ्यता में क्या प्रचलित था, कांसा प्रचलित था, कांसा खोजा गया था। ओके, तो सैंधव सभ्यता जो था ये प्रथम नगरीय क्रांति था। और जबकि द्वितीय नगरीय क्रांति बोलेगा तो महाजनपद का जो उदय हुआ था ये द्वितीय नगरीय क्रांति था। द्वितीय नगरीय क्रांति जो है ये लोहा की वजह से बोला गया है, और प्रथम नगरीय क्रांति जो है ये
कांसा की वजह से ये बोला गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। मगध, मगध, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिबीच। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिबीच थी। ओके, गिरिबीच भी देता है, राजगिरी भी देता है, याद रखें, गिरिबीच भी देता है, राजगिरी भी देता है। ओके, और ये कहाँ है? तो बिहार में ही है। ठीक है, तो अंग और मगध दोनों कहाँ है? तो बिहार में है। ओके, सबसे शक्तिशाली अगर पूछेगा कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो क्या बोलेंगे? मगध था। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। आगे देखते हैं। बज्जी, बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है, वैशाली भी देता है, विदेह भी देता है, मिथिला भी देता है, याद रखिएगा। तो ये भी बिहार में है, ये भी बिहार में है। ओके, तो अंग, मगध, बज्जी ये तीनों बिहार में है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन पूछता भी है कि इनमें से कौन सी महाजनपद की जो है, कौन से महाजनपद बिहार में है, तो आप बोल दीजिएगा। आगे देखते हैं। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर। ये कहाँ पे पड़ता है? तो आरजे। आरजे मतलब क्या हो गया? राजस्थान। ठीक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, और विराटनगर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। मत्स्य कहाँ है? तो विराटनगर राजस्थान में है। ओके, अवंती, आगे क्या है? अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? तो उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या है? तो उज्जैन। अवंती के दो राजधानी थी, उत्तर में उज्जैन पड़ता था। अवंती की दो राजधानी, उत्तर में उज्जैन और दक्षिण में महिष्मती। तो अवंती की दो राजधानी है, पूछेगा आपसे तो बता दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि अवंती की दक्षिणी राजधानी कौन थी? तो महिष्मती। अवंती की उत्तरी राजधानी कौन थी? तो क्या बोलेंगे? उज्जैन। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो बज्जी था ना, बज्जी, ये प्रथम गणतंत्र जो था उस वक्त, प्रथम गणतंत्र अगर बोलेगा आपसे कि प्रथम गणतंत्र जनपद कौन था, प्रथम गणतंत्र जनपद कौन था, तो क्या बोलेंगे? बज्जी। ठीक है, यहाँ बज्जी में जो है लोगों द्वारा शासन किया गया था प्रथम गणतंत्र, इसलिए से बोला गया है बज्जी को प्रथम गणतंत्र महाजनपद। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रथम गणतंत्र महाजनपद किसे बोला गया है? तो बज्जी को। ओके, याद रखिएगा। गणतंत्र का मतलब क्या हो गया? गण मतलब हो गया लोग, तंत्र मतलब हो गया शासन, तो लोगों द्वारा शासन किया गया था। कहाँ पे? तो बज्जी में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। असमक, असमक, असमक की राजधानी अगर बोल दिया तो पोतली और पोतन। पोतली और पोतन जो है असमक की राजधानी है। असमक को याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कौन? तो असमक। दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद कौन था? तो असमक था। असमक की राजधानी पोतली या पोतन। गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। ओके, याद रखिएगा। तक्षशिला है कहाँ पे? तो पाकिस्तान में। कंपोज, कंपोज की राजधानी बोलेगा तो पाकिस्तान में है। कंपोज कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। और कंपोज की राजधानी क्या होगा? तो हटक। कंपोज की राजधानी हटक। ओके, तो गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंपोज की राजधानी हटक। ये गंधार और कंपोज, गंधार और कंपोज दोनों जो है ये भारत से बाहर है। दोनों क्या है? तो भारत से बाहर है। या देखिए, दोनों जो है ये भारत से बाहर है। ओके, क्योंकि दोनों जो है ये पाकिस्तान में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम 8 को जो देखे, ये 8 को टोटल महाजनपद तो 16 को है, तो 8 को हम क्या देखें? 8 को हम इधर देख लिए। अब 8 को जो बचा है ये टोटल यूपी में है, टोटल यूपी में है। ओके, अब 8 को में कौन कौन देखे? तो देखिए, बिहार में 3 गो देखे, दक्षिण भारत में 1 गो है, एमपी में 1 गो है, राजस्थान में 1 गो है, पाकिस्तान में 2 गो है, जो कि यहाँ है गंधार और कंपोज। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उत्तर प्रदेश में जो 8 गो महाजनपद है वो देख लेते हैं। चेदी, चेदी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। और चेदी की राजधानी कहाँ है? तो शक्तिमती। ठीक है, उत्तर प्रदेश से किस जगह है शक्तिमती? तो बुंदेलखंड के पास। ओके, काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। श्रावस्ती या साकेत। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मल की राजधानी कुशीनगर या कुशावती। मल की राजधानी कुशीनगर या कुशावती। सुरसेन की राजधानी मथुरा। सुरसेन की राजधानी मथुरा। पंचाल की राजधानी कंपिल। पंचाल की राजधानी कंपिल। मत्स्य की राजधानी कौशाम्बी। मत्स्य की राजधानी कौशाम्बी। मत्स्य की राजधानी कौशाम्बी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, और मेरा पर्सनल जो टेलीग्राम चैनल है वो वेलोसिटी क्लासेस करके आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा और आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, क्लास कैसी लगी आप लोग को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।